हेलो एवरीवन। देखिए हम आज लेकर आए हैं क्लास नंबर 5 और इससे पहले हमारी 4 क्लास में हो चुकी हैं। चार पिछली जो क्लास थी हमारी उसके अंदर हमने सॉल्युबिलिटी का टॉपिक कंप्लीट किया था, जिसमें हमने सॉलिड की सॉल्युबिलिटी और गैस की सॉल्युबिलिटी कंप्लीट कर ली थी। एक बार हम उसको रिपीट कर लेते हैं ताकि हम आगे बढ़ें। सॉल्युबिलिटी हमने बताया था एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज डिजोल्व एट अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। चूंकि रिवीजन है तो हम थोड़ा सा जल्दी करेंगे। और इसी को हमने सॉल्युबिलिटी बोला था। विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय की घुली जाने वाली अधिकतम मात्रा समान ताप पर, उसे हमने विलेयता बोला था। फिर हमने पढ़ा था कि विलेयता किस किस पे डिपेंड करती है। तो हमने देखा था कि नेचर ऑफ सॉल्यूट पे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, टेम्परेचर एंड प्रेशर पे पड़ी थी। फिर हमने उसको सॉलिड की सॉल्युबिलिटी स्टार्ट की थी। देखो, जब हमने सॉलिड की सॉल्युबिलिटी पढ़ी थी तो हमने बताया था कि सॉलिड की सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है। तो उसके अंदर हमने क्या देखा था, उसके अंदर हमने देखा था कि पहला हमने देखा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे कैसे डिपेंड करती है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट में हमने देखा कि जो लाइक लाइक डिजॉल्व लाइक, इस वाले कॉन्सेप्ट का यूज किया था। मतलब समान समान को घोलता है। इस प्रिंसिपल पे हमने देखा था कि पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा, नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा। पोलर सॉल्यूट का एग्जांपल हमने लिया था जिसमें NaCl, KCl, और पोलर सॉल्वेंट कौन है, वाटर। वाटर को ही यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है, ये हमने पूरी बात की थी। फिर नॉन पोलर सॉल्यूट हमने लिए थे जैसे कि नेप्थलीन और एंथ्रासीन, और नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया था जैसे कि बेंजीन, वो उसके अंदर घुलता है। कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो वाटर के अंदर घुल जाते हैं, जैसे ग्लूकोज ग्लूकोज है, शुगर है, इस तरह से। और वो क्यों घुलते हैं? क्योंकि वो बनाते हैं वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हम अच्छे से बात कर चुके हैं। ये था सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पे। फिर हमने देखा था सॉलिड की सॉल्युबिलिटी के अंदर टेम्परेचर का इफेक्ट, और उस टेम्परेचर के अंदर हमने रिएक्शन बनाई थी दो। एक तो एक्सोथर्मिक एंड एक एंडोथर्मिक। एक्सो में क्या हुआ था, हीट रिलीज होती थी, उसमें हमने बताया था पूरे में कि टेम्परेचर कम होने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। और एंडो में क्या हुआ था, एंडोथर्मिक में हमारे देखा कि टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। फिर प्रेशर में सॉलिड की सॉल्युबिलिटी डिपेंड ही नहीं करती, तो हमने उसको कंप्लीट किया था। फिर हम आए थे गैस की सॉल्युबिलिटी। गैस की सॉल्युबिलिटी में हमने क्या पढ़ा था, गैस की सॉल्युबिलिटी में सेम वही पहला पॉइंट तो हमारा वही था कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर में हमने देखा था कि जो O2 CO2 जो है वो O2 और H2 की तुलना में ज़्यादा सॉल्युबल होती है। दूसरा हमने देखा था कि HCl और O2 में से ज़्यादा सॉल्युबल कौन है, HCl, क्योंकि वो वाटर के साथ केमिकली कंबाइन हो जाती है। तीसरा हमने देखा था टेम्परेचर, गैस की सॉल्युबिलिटी का इफेक्ट हमने टेम्परेचर पे देखा था। और हमने वहाँ देखा था कि वो दोनों इनवर्सली होते हैं। मतलब अगर हम देख रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, तो वो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, और टेम्परेचर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। और उसी के बेस पे एप्लीकेशन थी हमारी सोडा कैंस वाली। क्योंकि ठंडी बोतलों में, ठंडी बोतल जो हमें पेप्सी या कोल्ड ड्रिंक कोई भी हो, ठंडी बोतल हमें अच्छी लगती है। कारण क्योंकि टेम्परेचर कम होने से CO2 उसमें अच्छे से घुली हुई होती है, जो अच्छा टेस्ट प्रोवाइड करती है। और फिर हमने देखा था लास्ट एंड लास्ट पॉइंट, प्रेशर। प्रेशर में हमने क्या देखा था, प्रेशर में हमने देखा था कि एक हेनरी लॉ आया था हमारे पास, और हेनरी लॉ में हमने बताया था, देखो हेनरी लॉ से ही स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को हम। हेनरी लॉ जो था, हेनरीज लॉ, उसमें हमने बताया था, जो हेनरी लॉ था उसमें ये था कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। मतलब अगर किसी गैस का प्रेशर ज़्यादा है तो वहाँ पर उसका मोल फ्रैक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा। और ये सब कहाँ पे था, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और यही बोला था हमने स्टेटमेंट भी, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। फिर इसको हमने सॉल्व किया था, तो P बराबर ये हट के KH इंटू जीटा एफ, जीटा बोलते हैं वैसे इसको, बट एक्स हम लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास हेनरी कांस्टेंट आ गया था। KH को हमने क्या बोला था भाई, हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट। और ये बात पूरी हमने कर रही थी, बहुत अच्छे तरीके से हमने KH के बारे में समझा था। KH कब बढ़ता है कब घटता है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी सॉल्युबिलिटी के केसेस में। अब हम पढ़ेंगे आज एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, क्योंकि हमारा यहीं पे छूटा था एक टॉपिक, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। और पहली ही एप्लीकेशन हमको पढ़नी है, और वो है हमारे पास इन पैकिंग ऑफ सोडा कैंस। पहली एप्लीकेशन कौन सी है, इन पैकिंग ऑफ सोडा कैंस। सोडा की जो बोतल है उनको पैक करने में हम हेनरी लॉ को यूज कैसे करते हैं। देखो, कोई भी बोतल अगर हमारे पास है, मान लो
इस तरह से कोई भी बोतल है हमारे पास, उसमें हमने देखा कि ज़्यादातर जो गैस भरी होती है उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। क्यों होता है प्रेशर ज़्यादा? क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस ज़्यादा होगा, और मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो है वो भी ज़्यादा होगी। मतलब सीधा सीधा हम बोल सकते हैं कि अगर हमें CO2 को ज़्यादा घोलना है, इसके अंदर CO2 को अच्छे से घोलना है, तो उसको हाई प्रेशर पे घोला जाता है। हाई प्रेशर पे जो CO2 है उसको घोला जाता है। कारण जितना अच्छा CO2 उसमें घुलेगी उतना अच्छा वो टेस्ट प्रोवाइड करेगी, और उसी वजह से उसको हाई प्रेशर पे घोला जाता है, क्योंकि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। दूसरी हमारी एप्लीकेशन है, दूसरी एप्लीकेशन हम पढ़ते हैं। अब देखिए हम एप्लीकेशन नंबर 2 पढ़ते हैं हैंडी लॉस की। अगर हम हाई एल्टीट्यूड पे जाएं, देखो पहले अगर हम नॉर्मल सरफेस पे रखें, नॉर्मल पर सरफेस पर है तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन का जो प्रेशर होगा बिल्कुल नॉर्मल होगा। लेकिन जैसे ही हम हाई एल्टीट्यूड पे गए तो हम यहाँ लिख भी लेते हैं, ये सारी जो बातें हो रही है ये सब कहाँ पर है? एट हाई एल्टीट्यूड। एट हाई एल्टीट्यूड, अधिक ऊंचाई पर की ये सारी बातें हो रही है। जैसे ही हम अधिक ऊंचाई पर गए तो प्रेशर जो हुआ ऑक्सीजन का वो कम हो गया। ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो गया अगर, तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ जो मोल फ्रैक्शन ऑफ द ऑक्सीजन गैस है वो भी कम हो गए, और उसकी वजह से जो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस है वो भी कम हो गई है। अगर प्रेशर कम तो मोल फ्रैक्शन कम तो सॉल्युबिलिटी ऑफ O2 इज वेरी लेस। अगर ऑक्सीजन का जो सॉल्युबिलिटी कम हो गई है तो जो डिजॉल्व गैस है मतलब O2 वो भी कम है, उसका मास भी कम हो गया है। अगर ऑक्सीजन जो घुली थी वो कम हो गई तो ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन है वो भी कम हो गई है। अगर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कम हो गई है तो सेल के अंदर, क्योंकि सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, तो सेल के अंदर भी ऑक्सीजन कम हो गई है। अगर सेल के अंदर ऑक्सीजन कम हो गई तो वहां पर आएंगे इंसान को चक्कर, और चक्कर आना मतलब कौन सी बीमारी को संकेत करता है? एनोक्सिया डिसीज को। मतलब अगर हम हाई एल्टीट्यूड की बात करें तो प्रेशर के कम होने से मोल फ्रैक्शन और सॉल्युबिलिटी ऑफ O2 कम हो जाती है, जिससे वो डिजॉल्व O2 उसका मास कम हो गया, और मास के कम होने से जो ब्लड है और सेल है उन दोनों के पास ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई, और जब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई तो चक्कर चक्कर से आते हैं, और उस बीमारी को, इस डिसीज को एनोक्सिया रोग कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ हाई एल्टीट्यूड पे भी देखें तो हाई एल्टीट्यूड पे भी ये डायरेक्टली हेनरी लॉस को फॉलो कर रहा है। तो इसी तरह से हमको ये एप्लीकेशन नंबर 2 पढ़नी थी। अब हमारी बची है एप्लीकेशन नंबर 3 जिसका नाम है इन स्कूबा डाइविंग में, तो उसको भी समझते हैं चलो। अब देखिए एप्लीकेशन नंबर 3 जो हैंडी लॉ की एप्लीकेशन नंबर 3 है वो है हमारे पास स्कूबा डाइविंग में। देखो हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको समझाया है, बिल्कुल सिंपल। जैसे कि दो केस हमने ले लिए हैं, एक तो स्कूबा डाइविंग जब ऊपर से नीचे जाता है, टॉप से बॉटम जाता है तब। दूसरा केस हमने लिया है कि बॉटम से वो जब टॉप की तरफ जाए। जब वो टॉप से बॉटम की तरफ जाता है, क्योंकि हमें पता है यहाँ प्रेशर, टॉप पे जो प्रेशर होगा वो कम होगा और बॉटम पे प्रेशर ज़्यादा होगा। अगर बॉटम पे प्रेशर ज़्यादा है तो बॉटम पे प्रेशर ज़्यादा है तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है वो भी ज़्यादा होगी। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस अगर ज़्यादा हो गई है, इसका मतलब इस केस में तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उसके अंदर घुल गई है। लेकिन जो दूसरा वाला केस है, जब स्कूबा डाइवर जो है वो नीचे से ऊपर आ रहा होता है, तो उससे क्या हो रहा होता है कि उसका प्रेशर कम हो रहा होता है, और प्रेशर कम होते होते ये हो गया। और प्रेशर अगर कम हो गया है तो सॉल्युबिलिटी गैस की वो जो है, जो इसके अंदर घुली हुई थी, वो भी कम हो जाएगी। तो अब N2 जो गैस है हमारे पास, वो जो इसके अंदर अच्छे से घुली हुई थी वो बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है। N2 जो गैस है हमारे पास वो बॉडी से कैसे निकलती है? बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है। और अगर वो बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है तो इससे एक्सेसिव पेन होता है, और डिसीज को बोला जाता है बेंट्स डिसीज। और इसीलिए हम क्या करते हैं आजकल N2 की क्वांटिटी को घटाने के लिए हीलियम का यूज करते हैं, और जो टैंक लेकर जाते हैं स्कूबा डाइवर्स उनके अंदर कंपोजिशन होती है N2 56.2%, ऑक्सीजन 32.1%, हीलियम 11.7%। इस तरह से हम हेनरी लॉस की थर्ड एप्लीकेशन भी कंप्लीट कर लिया है। एक बार वापस देख लेंगे कि इसमें नीचे से, ऊपर से नीचे, टॉप से बॉटम जाते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से घुल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब बॉटम से टॉप की तरफ आते हैं तो N2 गैस बुलबुल के रूप में बाहर निकलती है, बबल्स के रूप में बाहर निकलती है, और उस डिसीज को बेंट्स डिसीज बोलता है। इसलिए हीलियम गैस का यूज किया जाता है। चलिए फिर आगे चलते हैं, और ये इस तरह से हमारा हेनरी सॉल्युबिलिटी का पूरा कंप्लीट टॉपिक हो चुका है। सॉल्युबिलिटी और हेनरी लॉ की एप्लीकेशन हमने अच्छे से
कंप्लीट कर लिया। अब हम चालू करते हैं वेपर प्रेशर। आज का टॉपिक है हमारा, देखिए अब हम चालू करते हैं आज का हमारा नया टॉपिक जिसका नाम है वेपर प्रेशर। जिसका नाम क्या है हमारे पास? वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर हिंदी में इसको बोलते हैं वाष्प दाब। देखो वेपर प्रेशर का क्या मतलब है। वेपर प्रेशर हम पहले समझते हैं क्या चीज़ होती है, एक एक चीज़ को अच्छे से समझते हैं। जैसे कि हमने कोई कंटेनर लिया और उसके अंदर पानी भर दिया, हमने कोई कंटेनर लिया और उसके अंदर वाटर भर दिया इस तरह से, और इसको हम हीट कर रहे हैं। अब नीचे से क्या कर रहे हैं भाई? हीट, इस तरह से हीट कर रहे हैं। जैसे ही हम हीट करेंगे, और ये भरा हुआ क्या है यहाँ पर? पानी, वाटर। जैसे ही हम हीट करेंगे तो धीरे धीरे पानी गर्म होगा और एक जगह एक लेवल पे जाके ये उबलेगा, बॉईल करेगा, वाटर बॉईल करेगा। और बॉईल करेगा मतलब ये क्या बन चुका है यहाँ पर? वेपर ऑफ, वेपर्स बन चुके हैं। ऑफ किसके बने हैं? ये वाटर के वेपर्स बन चुके हैं, वाटर के। ये जो वेपर्स बने हैं वो किसी न किसी कंडीशन में बने होंगे। उस कंडीशन में टेम्परेचर जो रहता है, हमें पता होता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो टेम्परेचर होता है और प्रेशर होता है 180 एम। तो इस लेवल पे वाटर क्या करता है? वाटर बॉइल्स करता है। इस कंडीशन में जो है वाटर क्या करता है? बॉयल। और जिसी को क्या बोला जाता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो हमें पता है कि जब हम किसी कंटेनर में हमने पानी लिया, उसको हमने नीचे से हीट किया, जैसे ही उस टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर 180 पे पहुंचता है तो पानी जो वाटर है वो बॉईल करता है, और बॉईल करता है तो वेपर बनती है। और वेपर जो है वो एक वेपर जो बनी है वो एक प्रेशर लगाती है। और उस वेपर प्रेशर का जो यूज है हम देखो काफ़ी जगह करते हैं। जैसे कि एक तो टरबाइन को ड्राइव करवाना हो, टू ड्राइविंग टरबाइन। और टरबाइन का यूज क्या होता है भाई? इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में। तो वहाँ पर एक तरह से हम वेपर प्रेशर का यूज कर सकते हैं। दूसरा है कुकिंग फूड में इस वेपर प्रेशर का यूज किया जाता है। कुकिंग फूड में इसका यूज कर सकते हो वेपर प्रेशर का। कैसे? देखो, अगर हम देखें कि एक तो हम बंद बर्तन ले लें और एक खुला बर्तन ले लें तो होगा क्या? जैसे हमने ऊपर वाला जो बर्तन है वो तो बंद ले लिया है, और यहाँ वही पानी वानी भर दिया अपन ने अच्छे से। मान लो इसमें चावल डाल दिया हमने, और ये वही पानी है। नीचे से गर्म करेंगे ही करेंगे हम, हीट देंगे ही देंगे इसको, तभी होगा ये सब काम। जैसे इसमें भी दिया हीट। तो अब हो क्या रहा है कि अब बन रही है इसकी वेपर। जैसे बॉइलिंग पॉइंट वाटर का आएगा, यहाँ बनेगी वेपर्स, और यहाँ पे भी बनेगी वेपर्स। ये वेपर्स ही तो हैं, लेकिन यहाँ जो वेपर्स बन रही है वो आउट हो जाएगी। वेपर्स आउट, क्योंकि ऊपर से पूरा पार्ट खुला हुआ है। अगर वेपर आउट हो गई है तो उन्होंने प्रेशर लगाया ही नहीं। अच्छा, लेकिन यहाँ पर तो इन्होंने प्रेशर लगाया इस पे, ढक्कन पे जाके, ये जो भी ढक्कन था इस पे प्रेशर लगाया। यहाँ एक डिवाइस लगी होती है जिसको हम बैरोमीटर कहते हैं। इस डिवाइस का नाम क्या है? बैरोमीटर, जो प्रेशर को मेजर करती है। ये धीरे धीरे प्रेशर लगाते जाते हैं, लगाते जाते हैं, लगाते जाते हैं, और उसको वो प्रेशर को वो मेजर करती जाती है। जैसे मान लो पहले केस में 10 पास्कल लगाया, फिर अगले में 15 लगा दिया, अगले में फिर 20 लगा दिया। तो इस डिवाइस के द्वारा ये प्रेशर को मेजर कर लिया जाता है। तो अब हो क्या रहा है, जैसे कि हमने देखा, मान लो इसमें कोई खाना रख दिया हमने, चावल, खाना कुछ भी रख दिया, यहाँ रख दिया, ये लो। तो इस खाने को क्या हो रहा है? दो जगह से हीट मिल रही है। एक तो ये तो हीट ही दे रहे हैं। तो अगर हम देखें, शॉर्ट में लिख दें तो खाना पकाने में देखो, एक तो हीट जो नीचे से हम दे रहे हैं वो काम आ रही है। खाना को जो हीट है वो नीचे से मिल रही है। अच्छा, इसमें भी मिल रही है, वो तो खाना में जो है वो हीट तो नीचे से इसमें भी मिल रही है। इस वाले केस में भी भाई ये जो खाना रखा हुआ है उसको हीट तो इसमें भी मिल रही है और इसमें भी मिल रही है। बट इस वाले केस में यहाँ जो वेपर बने थे उन्होंने वेपर प्रेशर नहीं लगाया, मतलब वो वेपर जो बनी वो उड़ गई, खत्म, खाली हो गई। लेकिन यहाँ जो वेपर बनी है वो क्या हुआ? उन्होंने अपना मैक्सिमम प्रेशर लगाया, और जब वो थक गई, बिल्कुल हैरान हो गई, कुछ नहीं बचा, तो वो वापस से टकरा के वाटर में कन्वर्ट हो गई। और वापस से जो वेपर बनी, जो ये वेपर थी, वो वापस इसमें मिल गई, और इसमें मिलने के बाद किसको मिल गई? खाने को। मतलब यहाँ जो खाना पकाने में हीट भी काम आ रही है, और जो वेपर थी वो भी काम आ रही है, क्योंकि वो भी तो गर्म है। तो खाना किस में जल्दी पकेगा? क्योंकि उसको दो जगह से हीट मिलती है, एक तो हीट जो नीचे से दी है वो, और दूसरा वेपर में भी तो हीट है बहुत ज़्यादा। तो वो हीट, वेपर के द्वारा जो हीट मिल रही है उससे भी खाना
इसीलिए बंद बर्तन में जो खाना है वो जल्दी पक जाएगा, क्योंकि उसको जो हीट मिल रही है वो एक तो एक्सटर्नल सोर्स जो कि नीचे से दी है, दूसरा वेपर ने भी हीट लगा दी है, तो इसलिए जो बंद बर्तन है उसमें खाने का जल्दी पक जाता है कंपेयर टू खुले बर्तन में। इस तरह से हमने देखा कि वेपर का मतलब, अभी हमने पूरी डेफिनेशन नहीं बनाई है, हम तो एक सिंपल सा समझे हैं कि पानी को गर्म करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट आता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटीएम पर, और वो क्या करती है, वेपर्स बनती है। अगर बर्तन बंद है तो वो वेपर प्रेशर लगाती है, और अगर खुला है तो वेपर उड़ जाती है, तो प्रेशर ही नहीं लगता। इसलिए बंद बर्तन में जो है वो ऊपर से जो ढके हुए बर्तन होते हैं उनमें खाना जल्दी पक जाता है कंपेयर टू खुले बर्तन में। ये है क्लोज कंटेनर, ये है ओपन कंटेनर। तो इस तरह से हमने देखा। अब हम पढ़ते हैं पूरा वेपर प्रेशर की ओवरऑल जो अच्छी वाली डेफिनेशन है इसकी वो कैसे होगी, देखो उसको समझते हैं। अब हम वेपर प्रेशर की प्रॉपर डेफिनेशन समझते हैं। देखो अब वापस से समझते हैं अच्छे से कि हमने क्या किया। सबसे पहले एक क्लोज कंटेनर बनाया। अब ये तो हमें पता चल गया कि क्लोज कंटेनर में वेपर जो है वो प्रेशर लगाएगी, जिसको बाद में नॉर्मली वेपर प्रेशर बोल देंगे। ये क्लोज कंटेनर है और इसके अंदर हमने क्या भर दिया है, वाटर। ये वाटर हमने इसके अंदर भर दिया, ये लो। नीचे से हमें हीट भी करना पड़ेगा बर्तन को, ये लो बर्तन को हीट भी कर दिया। ऐसे हीट कर दिया तो क्या होगा, अब इसमें वेपर्स वेपर्स बनेगी भाई। अब हीट कर दिया है हमने, ये वेपर्स 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 वेपर्स। अच्छा, अब ये वेपर जो है इस ढक्कन पे प्रेशर लगाएगी ऐसे जा जाके इस तरह से। तो उस प्रेशर को डिवाइस मेजर करने वाली एक डिवाइस लगा देते हैं यहाँ पर, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैरोमीटर। वो ये वेपर का जो प्रेशर लग रहा है उसको मेजर करती जाएगी। अच्छा, यहाँ पर कौन है, ये वाटर के मॉलिक्यूल से, ये देखो ये सब ये ऊपर वाले तो उठे होंगे ये। अच्छा, अब मानो कि जैसे जैसे, अच्छा ये जो वेपर्स ये बनी है इसकी बॉइलिंग पॉइंट की हम बात कर ही चुके हैं अभी, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर कितना होगा 1 atm। तो ये वाली कंडीशन हो गई है। अब हो क्या रहा है कि जैसे यहाँ की टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, यहाँ वेपर बनती जा रही है और वो उस पर प्रेशर लगाती जा रही है। अब प्रेशर लगाती जा रही है लगाती जा रही है लगाती जा रही है, लेकिन वो ढक्कन अभी भी उठ नहीं रहा है। अब उठ नहीं रहा है लेकिन वो अपना प्रेशर मैक्सिमम लगाती जा रही है। जैसे मानो ना, इन्होंने कुछ वेपर उठी और यहाँ प्रेशर लगाया 10 पास का लगा दिया, यूनिट हम लगा लेंगे। दूसरे केस में और वेपर उठी टेम्परेचर बढ़ने से और उन्होंने 15 प्रेशर लगा लिया। फिर और उठी और उन्होंने 20 पास का लगा लिया, और उन्होंने ऐसी तरह से लगाते गई और 20 पे जाकर वो मैक्सिमम हो गया। मतलब अब जितनी भी वेपर्स आ रही हैं ऊपर नीचे से, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा वो कितना लगा पा रही है, 20। जैसे ही 20 लग जाता है वो वापस से किस में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर में टकराती है, अपना पूरा जोर लगाती है और जोर लगा के वापस से किस में कन्वर्ट हो जा रही है, वाटर में। मतलब अगर मैं इसको वेपर बोल दूं और इसको वाटर के मॉलिक्यूल्स बोल दूं, तो देखो ये इसमें वाटर जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है और वेपर जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन कब, एट अ मैक्सिमम प्रेशर। मतलब जब अपना वो पूरा प्रेशर लगा चुकी होती है तो वेपर वाटर में कन्वर्ट होता है। मतलब अगर हम बात करें इस वाले केस की, जब मैक्सिमम प्रेशर हो जाता है तो जो वाटर है, पहले तो वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में। फिर जब वो मैक्सिमम प्रेशर लगा चुकी होती है तो वेपर किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, वाटर में। वाटर वेपर में, वेपर वाटर में, वाटर वेपर में, वेपर वाटर में। तो एक लेवल पे क्या हुआ, अच्छा हमें ये भी पता होना चाहिए पहले से ही कि जो वाटर होता है जब वो वेपर में कन्वर्ट होता है तो उसको, उस प्रोसेस को, देखो ये लिक्विड है और लिक्विड मतलब गैस, जनरल अगर हम बात कर लें तो जब लिक्विड से गैस में जाता है तो उसे क्या बोलते हो, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, वाष्पीकरण। और अगर वेपर, वेपर किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर कन्वर्टेड टू द वाटर, तो उसे बोलते हैं कंडेंसेशन। ये तो हमें पता ही होना चाहिए, संघनन। तो इस तरह से ये हो रहा है। अब हो क्या रहा है कि जब वो अपना वेपर जो है, यहाँ जो वेपर्स बनी है सारी, वो अपना जब मैक्सिमम प्रेशर लगा चुकी होती है इस ढक्कन पर, इस ढक्कन पर, इस ढक्कन पर। और ये कैसा बर्तन है, क्लोज्ड कंटेनर है ये। तो क्लोज कंटेनर के केस में जब वेपर्स अपना मैक्सिमम प्रेशर लगा चुकी होती है तो यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल वेपर में बदल जाते हैं और वेपर्स जो टकरा टकरा के वापस से किस में कन्वर्ट हो जा रही है, वाटर में। मतलब वाटर वेपर्स में बदल रहा है, वेपर वाटर में। और एक इक्विलिब्रियम स्टेट ऐसी आती है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन,
रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो अगर हम लिखें कि एक कंडीशन में क्या होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन, तो और ये ऐसा कब होता है, एट इक्विलिब्रियम स्टेट में। तो इस टाइम पे जो वेपर जो होती है, इस केस में इस जो ये वाला हमने लिखा है एट इक्विलिब्रियम स्टेट जिसको बोलते हो, और इसका मतलब होता है रेट ऑफ इवेपोरेशन बराबर रेट ऑफ कंडेंसेशन। उस केस में जो वेपर प्रेशर लगाती है इस पर, उस प्रेशर को ही क्या बोला जाता है, वेपर प्रेशर। तो अगर हम डेफिनेशन बनाए वेपर प्रेशर की, तो हमारे पास क्या बन के आई, इट इज द प्रेशर, इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय, किसने लगाया प्रेशर, वेपर ने, बट कब लगाया है, नॉर्मल प्रेशर। ना तो इसको वेपर प्रेशर बोल सकते हैं, ना इसको बोल सकते हैं, बस इसी वाली कंडीशन को बोलेंगे, क्योंकि उस केस में इवेपोरेशन की रेट और कंडेंसेशन की रेट क्या हो जाती है, बराबर, और वो मैक्सिमम प्रेशर हो जाता है जो कि क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और ये सबके लिए फिर क्या होगा, कांस्टेंट। तो इसलिए हम लिख रहे हैं इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर एट इक्विलिब्रियम स्टेट, एट इक्विलिब्रियम स्टेट इन विच, जिसमें क्या होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है हमारे पास वेपर प्रेशर की। क्या है वेपर प्रेशर की डेफिनेशन, देखो ये जो प्रेशर लगाया है, ये वाला प्रेशर वेपर प्रेशर नहीं है, ये वाला प्रेशर वेपर प्रेशर नहीं है, दिस इज द वेपर प्रेशर बिकॉज इन दिस कंडीशन रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो अगर हम देखें तो अब प्रॉपर डेफिनेशन क्या बनी, इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर, इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर, इन वेपरों ने ही प्रेशर लगाया उस पर, इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर एट अ इक्विलिब्रियम स्टेट इन विच रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। हिंदी में कैसे बोलेंगे, वाष्पदाब की डेफिनेशन, वाष्प साम्यावस्था में, साम्य एट इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था में वाष्प के द्वारा लगाया गया वह दाब जिसमें वाष्पीकरण की दर संघनन की दर के बराबर होता है। वाष्प के द्वारा साम्यावस्था में लगाया गया वह दाब जिसमें वाष्पीकरण की दर संघनन की दर के बराबर होती है, उसी दाब को वाष्प दाब कहा जाता है। तो इस तरह से हमने वाष्प दाब की प्रॉपर डेफिनेशन अच्छे से समझ लिए। एक बार लास्ट पर पढ़ते हैं, एट इक्विलिब्रियम स्टेट, देखो ये पूरा समझा दिया हमने, वेपर प्रेशर, इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर एट इक्विलिब्रियम स्टेट इन विच रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। और हमने पूरा अच्छे से समझ लिया है। देखो ये इसमें बदलेगा, ये इसमें बदलेगा, अपना दम लगा लगा के वो गिरते जा रहे हैं, और इसी तरह से जो जितना मैक्सिमम दम लगाया उसने वो है 20 पास्कल, मतलब कांस्टेंट हो चुका है, जो इतना लगा देगा उसके बाद वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसी को वेपर प्रेशर कहा जाएगा। तो इस तरह से हमने वेपर प्रेशर का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लिया है। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पढ़ते हैं अब हम, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। देखो छोटी छोटी टर्म्स हम पहले अच्छे से समझेंगे, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। जैसे जैसे ये मैंने बोला कि हमारे पास सॉल्वेंट है, ये क्या है, हमारे पास सॉल्वेंट है, और ये बंद है, हमारे पास क्लोज कंटेनर है, और ऊपर क्या लगा दिया है, बैरोमीटर, और एक हम ये तो है हमारे पास सॉल्वेंट है, मतलब इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ सॉल्वेंट सॉल्वेंट है, जिसको हम प्योर सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं और बोलते ही हैं। अच्छा, एक हम ले लेते हैं सॉल्यूट, क्योंकि इसकी मात्रा कम होती है तो इसलिए इसका साइज भी छोटा हमने बना दिया है, और यहाँ लगा दिया वही क्लोज कंटेनर है दोनों, ये हो गया यहाँ पर, और ये वही, ये कौन है, ये प्योर सॉल्यूट है, ये शुद्ध विलेय है, और ये शुद्ध विलायक है। अब चूंकि देखो इसके अंदर कुछ नहीं है, प्योर है, और ये भी प्योर है, और बाद में हम जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर मिला देंगे तो बन जाएगा हमारे पास सॉल्यूशन, और चलो उसको भी बना लेते हैं। जब हम इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो हमारे पास बन के आएगा सॉल्यूशन, जिसको हमने बंद कर दिया ऐसे, वही बैरोमीटर लगा हुआ है,
और ये वही सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, लेकिन ये प्योर नहीं है क्योंकि इसमें दोनों का मिक्स हो चुका है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को हम किससे दर्शाते हैं? देखो पूरी केमिस्ट्री के अंदर हमने अभी तक सॉल्वेंट को सब जगह ए से दर्शाया है और सॉल्यूट को हमने किससे दर्शाया है? बी से। सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या होगा? ए प्लस बी भी होगा। अच्छा, जो ये सॉल्वेंट ए है हमारे पास, ये बी है और ये ए प्लस बी है। अब चूंकि जब प्योर होता है तो ये डिवाइस है जिसका नाम क्या है? बैरोमीटर। बैरोमीटर बैरोमीटर तो ये प्रेशर को मेजर करेगी। अगर ये प्रेशर को मेजर करेगी तो उसको हम बोलेंगे पी ए। ऐसे इसमें क्या बोलेंगे? पी बी। ऐसे इसमें क्या बोलेंगे? पी, ना तो ये बोलेंगे ना भी तो टोटल बोल देंगे, फिर टोटल प्रेशर। जब भी प्योर चीज़ होती है, प्योर चीज़ दिखाने के लिए यहाँ पर नोट लगाया जाता है और यहाँ पे भी प्योर है इसलिए नोट हो, लेकिन वहाँ नोट नहीं लगाया जा सकता क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर ए और बी दोनों का मिक्स है। समझ आया हमने क्या बोला? पी नॉट ए का मतलब ही क्या है? पी नॉट ए का मतलब है हमारे पास, देखो पहले अच्छे से समझेंगे तभी राउल्स को लो समझ आएगा। मैं इसको बोलेंगे प्योर वेपर प्रेशर, किसका? ये सॉल्वेंट का। और पी नॉट बी को क्या बोलेंगे हम? प्योर लिखेंगे ही लिखेंगे नॉट की वजह से, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। और जो पीटी है वो प्योर नहीं है, वो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। तो इस तरह से हम इसको डिनोट करेंगे। तो पी नॉट ए पी नॉट बी का मतलब है प्योर। अगर ए है तो सॉल्वेंट है, बी है तो सॉल्यूट है और टी है तो ये टोटल वेपर प्रेशर हो गया सॉल्यूशन का। अगर हम देखो इस तरह से हमें याद करना है, याद क्या टर्मिनोलॉजी है जो काम आएगी? पी नॉट ए पी नॉट बी और पीटी का मतलब क्या चीज़ है। चलो आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं आगे वाले स्टेप्स। अब हमें ये तो पता है कि सॉल्यूट जो होता है उसको हम सॉल्वेंट के अंदर अगर मिला दें तो बन जाता है सॉल्यूशन। सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर मिला दिया जाता है तो सॉल्यूशन बन जाता है। अच्छा, इस पूरी यूनिट के अंदर हम सॉल्वेंट को कैसा मान रहे हैं? लिक्विड। और जो लिक्विड, अगर सॉल्वेंट का नेचर लिक्विड है तो हम पढ़ चुके हैं सॉल्यूशन भी कैसा होगा? लिक्विड। स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया है हमने कि जो नेचर ऑफ सॉल्वेंट होगा वही नेचर ऑफ सॉल्यूशन भी होगा। अगर सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी हमारा कैसा है? लिक्विड। अब सॉल्यूट हमारा हो सकता है सॉलिड हो, लिक्विड हो और गैस, कुछ भी हो सकता है। ठीक है भाई, ये तो हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं कि जो सॉल्वेंट का नेचर होगा वही सॉल्यूशन का नेचर होगा। लेकिन यहाँ हमें देखना है, अच्छा लिक्विड सॉल्वेंट को हमेशा वोलेटाइल ही मानना है, वोलेटाइल वाष्पशील ही मानना है। और जो सॉल्यूट है हमारे पास, मैं भी बता रहा हूँ वोलेटाइल का क्या मतलब है। ये वोलेटाइल तो है लेकिन नॉन वोलेटाइल भी हो सकता है ये। अब मैं इसी की नॉन वोलेटाइल ना, वोलेटाइल का मतलब है वाष्पशील और नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या है? इसका मतलब तो है वाष्पशील और इसका क्या मतलब है? अवाष्पशील। देखो वोलेटाइल में लिखा है, वोलेटाइल मतलब ऐसे ऐसे जो वेपर बनाते हैं, वेपर बनाते हैं। और अगर वेपर बनाएंगे तो जो वो है वेपर प्रेशर लगाएंगे भी। भाई अगर वेपर बन रही है तो वेपर प्रेशर तो लगेगा ही लगेगा, इसीलिए। और अगर वो लग रहा है इसीलिए उसकी जो वैल्यू है पी नॉट बी हो या पी नॉट ए हो, दोनों ही डज नॉट जीरो होंगे। या बाद में पी भी पढ़ लेंगे हम इसको इस तरह से, पी अभी पढ़ेंगे इसको। ये सब डज नॉट जीरो होंगे क्योंकि वेपर प्रेशर की कुछ ना कुछ वैल्यू है। देखो दोबारा समझेंगे एक बार क्या पढ़ रहे हैं हम। हमने देखा कि जो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बराबर होता है सॉल्यूशन। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बराबर क्या होता है? सॉल्यूशन। हमने ये देखा है कि सॉल्वेंट का नेचर लिक्विड है तो सॉल्यूशन का नेचर भी लिक्विड होगा। और हम वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल को समझ रहे हैं अभी। वोलेटाइल का मतलब होता है जो वेपर बनाते हैं, टेंडेंसी टू वेपर। और अगर वो वेपर बना जाते हैं, जिस तरह से वेपर बन रही है बन रही है बन रही है, तो वेपर प्रेशर भी लगाएंगे। और अगर वेपर प्रेशर लगाएंगे तो उनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी और इसीलिए उनकी वैल्यू डज नॉट जीरो होगी। उन्हीं सब्सटेंस को क्या बोला जाता है? वोलेटाइल। अच्छा, अब नॉन वोलेटाइल का क्या मतलब है? नॉन वोलेटाइल का मतलब है जो वेपर ही नहीं बनाते, जो वेपर नहीं बनाते। और जो वेपर नहीं बनाते तो वे वेपर प्रेशर नहीं लगाएंगे, और वेपर प्रेशर नहीं लगाएंगे तो वेपर प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी? जीरो। इसलिए उनके लिए जो पी नॉट बी हो वो भी जीरो, पी बी हो वो भी जीरो, पी नॉट ए हो वो भी जीरो, पी ए हो वो भी जीरो। तो इस तरह से
नॉन वोलेटाइल के लिए ये केस होगा हमारे पास। वोलेटाइल है हमारे पास, तो वोलेटाइल के केस में तो हम पता ही है क्या होगा। अच्छा, ए तो सॉल्वेंट था ना हमारा, तो इसको यहाँ नहीं लिखते हैं ए को, बी की बात कर रहे हैं हम। तो अगर ये हमारे पास देखो सॉल्वेंट है हमारे पास और वो किस तरह का है, वोलेटाइल, तो वोलेटाइल है तो पी नॉट ए डज नॉट जीरो होगा, और इसी वजह से पी ए डज नॉट जीरो होगा। मतलब अब यहाँ देखा हमने कि एक केस में पी नॉट भी डज नॉट जीरो हो रहा है और एक केस में पी नॉट भी जीरो हो रहा है। जिस केस में डज नॉट जीरो होता है उस केस में जो सॉल्यूट है हमारा वो वोलेटाइल है, और जिस केस में जीरो हो रहा है उसमें वो कैसा नेचर है उसका, नॉन वोलेटाइल। देखो अब दोबारा समझते हैं एक बार इसको अच्छे से कि जो सॉल्यूट है वो दो टाइप का लेना है, ले सकते हैं हम, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल का क्या मतलब है, वोलेटाइल का मतलब है जो वेपर बनाते हैं, वेपर बनाएंगे तो वेपर प्रेशर भी लगाएंगे, और वेपर प्रेशर लगाएंगे तो उनकी वैल्यू डज नॉट जीरो होगी। लेकिन जो नॉन वोलेटाइल है वो वेपर ही नहीं बनाएंगे, और वेपर ही नहीं बनाएंगे तो वेपर प्रेशर जीरो, और वेपर प्रेशर जीरो तो उन सबकी वैल्यू जीरो के बराबर होगी। सॉल्वेंट को हम वोलेटाइल ही मानना है, और वोलेटाइल मानेंगे तो उनकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, डज नॉट जीरो। देखो एक लास्ट पॉइंट इसमें पड़ता है, फिर इसके केस पढ़ेंगे हम कि जो वेपर प्रेशर है वो किस पे डिपेंड करता है। वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। देखो कैसे बढ़ेगा, पहली बार टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो होगा क्या, जैसे जैसे नीचे से हीट देंगे तो इवेपोरेशन होगा। इवेपोरेशन मतलब वेपर्स ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगी, और अगर वेपर ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगी तो वेपर प्रेशर ज़्यादा से ज़्यादा होगा। इसीलिए हमने लिखा है कि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। टेम्परेचर के बढ़ने से वेपर प्रेशर बढ़ता है, पहली बात। दूसरी और भी चीज़ें हैं, जैसे कि जो वेपर प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। मतलब जहां अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो वहाँ वेपर प्रेशर कम होगा, वो टूटेगा ही नहीं वहाँ पर, मतलब वो अलग नहीं होंगे वेपर्स। आगे पढ़ेंगे हम इसको। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तीसरा, वेपर प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द नॉन वॉल्यूट सॉल्यूट के। मतलब अगर नॉन वॉल्यूट सॉल्यूट को हम ऐड कर दें, या सीधा लिखते हैं ऐड नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, आगे समझेंगे, तो उससे क्या होता है, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, और जो डिक्रीज होकर आता है उसे रिलेटिव, उसे लोअरिंग वेपर प्रेशर बोलेंगे। आगे हमें पूरा पढ़ना है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में। तो इस तरह से वेपर प्रेशर की हम देखो चार बातें लिख दिए हैं। पहली बात तो सॉरी तीन बातें लिख दी है हमने। टेम्परेचर बढ़ने से वेपर प्रेशर बढ़ता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है तो वेपर प्रेशर घटता है, और दूसरा अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट मिला देते हैं सॉल्वेंट के अंदर तो वेपर प्रेशर घट जाता है। ये टैंक के साइज और शेप पे डिपेंड नहीं करता, ये भी बात हम लिख देते हैं एक बार। वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड शेप एंड साइज ऑफ टैंक, शेप एंड, मैं इसको जल्दी लिख रहा हूँ, ऑफ टैंक। तो वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड शेप एंड साइज ऑफ अ टैंक। तो देखो यहाँ पर हमने क्या क्या समझा इस वाली पूरी इसमें, कि जो सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, ये पूरा हमने दिखा दिया। वोलेटाइल में और नॉन वोलेटाइल का क्या मतलब है, सीधी सीधी सी बात हम इसमें समझे हैं। वोलेटाइल का मतलब है वेपर का बनना और उससे वेपर प्रेशर क्रिएट होगा वहां पर। नॉन वोलेटाइल वेपर ही नहीं बनेगा तो वेपर प्रेशर की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और वेपर प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, शेप और साइज पर डिपेंड ही नहीं करता है वो। इस तरह से हमने वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट पढ़ा। अब हम इसके केस पढ़ते हैं।